तो इतनी बड़ी लैंड होल्डिंग जो है आपकी 42% लैंड होल्डिंग इतनी पड़ी है। मैं तो मतलब इन लैंड होल्डिंग या इन प्लॉट्स को लंगोटी प्लॉट्स कहता हूँ। और उन किसानों को जो है वो लंगोटी बाबा, क्योंकि ऑफ कोर्स वो किसान सिर्फ लंगोटी पहन सकता है और कोई अच्छे कपड़े भी नहीं पहन सकता। इसमें अडानी अंबानी और ये टाइप के जो लोग हैं या और जो बड़े बड़े जो कैपिटलिस्ट हैं, चाहे वो टाटा बिरला कह लें पुराने ज़माने के, चाहे आज अडानी अंबानी कह लें, इन सब का जो है वो कोई रोल होने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन किसान किसी पे जो है वो भरोसा करने को तैयार नहीं है। वो दरअसल किसान को इतना चीट किया जाता है डेली बेसिस पे, और इतना वो चीट हो चुका है, जहाँ जाता है उसको, चाहे वो बीज खरीदने जा रहा हो, चाहे वो खाद खरीदने जा रहा हो, चाहे वो अपना प्रोड्यूस बेचने जा रहा हो, चाहे वो प्राइवेटली अपना लोन उठा रहा हो, हर जगह इतनी चीटिंग होती है किसान के साथ। एक सिस्टम जो है मैं आपके सामने प्रपोजल रख रहा हूँ, और जो मेरे हिसाब से जो है एग्रेरियन रिलेशंस और लैंड रिस्ट्रक्चरिंग, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, जो कि जो है वो जैसे कहते हैं साइन क्वा नॉन है, जो बिल्कुल एब्सोल्युटली इंडिस्पेंसिबल है खेती में तरक्की के लिए और किसानों की खुशहाली। जो लैंड लॉज वगैरह पास किए थे मोदी गवर्नमेंट ने, जिसमें बिग कैपिटल जो लानी थी फार्मिंग सेक्टर में, वो उसका आपने हश्र देख ही लिया। तो फार्मिंग लॉज में जो मेन ऑब्जेक्शन ये था कि जो है वो जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ होंगी वो बहुत बड़ी बड़ी होंगी, और उनके बीच में जो है वो डिस्प्यूट जब क्रिएट होंगे किसान और कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ के बीच में, तो जो है वो किसान जो है इसमें डिस्टिंक्ट मतलब डिसएडवांटेज रहेगा। उस पार्टी के पास सारे रिसोर्सेज हैं, उसके पास वकील हैं और उसके पास और तमाम टेक्निक्स हैं, तो किसान को बहुत डिसएडवांटेज रहेगा, किसान उनसे लड़ नहीं पाएगा। तो यहाँ पर जो है वो ना तो वो बड़े कारपोरेट लाए जा रहे हैं का प्रपोजल है, किसानों में से ही जो थोड़े रिसोर्सफुल किसान हैं। नमस्कारम दोस्तों, मैं हूँ डीपी सिंह और स्वागत है आपका राजतरंगिणी की यूट्यूब महफिल में। दोस्तों, राजतरंगिणी में हम दुनिया जहान के हर विषय पर चर्चा करते हैं, लेकिन इस चर्चा में हमारा निहित हमेशा होता है धार्मिक बोले तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरीके से जो है लैक ऑफ न्यूट्रिशन जो है जो इंडियंस का है, वो खाली रोटी खा रहे हैं और नमक के साथ, प्याज के साथ या इवन सब्जी और दाल के साथ भी, तो एडिक्वेट क्वांटिटी में नहीं मिलती है। उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत कम है, जो कि बॉडी का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। मीट खाते नहीं हैं या अवेलेबल नहीं है, बहुत महंगा है। अंडे लोगों की पहुंच से बाहर हैं, या एक कल्चर नहीं है, या जो भी कह लीजिए, समहाउ जो है न्यूट्रिशन की वजह से हमने देखा कि कैसे साउथ कोरियन की हाइट जो है वो आदमियों और औरतों की 8-8 इंच तक बढ़ गई है, और इंडियंस की जो है वो लड़कियों की हाइट मुश्किल से 1 इंच और आदमियों की मुश्किल से 2 इंच बढ़ी है पिछले 50-60 साल के अंदर। और साउथ कोरियन ही नहीं, जापानीज़, चाइनीज़, इवन यूरोपियन, जिनकी हाइट वगैरह पहले से बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, अच्छी खासी हुआ करती थी, सभी की हाइट न्यूट्रिशन का उसका डायरेक्ट, और न्यूट्रिशन में भी प्रोटीन का बॉडी की जो है हाइट से, बॉडी के वेट से, और बॉडी के जो है पूरे हड्डियों की जो चौड़ाई है हमारी, और इस सब से सब पूरा का पूरा रिलेशन है। और हम लोगों का जो है वो इंडियंस का प्रोटीन का इंटेक बहुत कम है, तो ये बढ़ाना है। इसके अलावा हमने देखा कि हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है हमारे कंट्री की, जबकि हमारी सॉइल जो है वो ब्राज़ील और चाइना की सॉइल से कहीं बेटर है, वर्ल्ड की बेस्ट सॉइल्स में से एक है, और उसके बावजूद जो है हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कहीं आधी और कहीं 60% है मुश्किल से। और उसके अलावा तमाम फैक्टर्स हैं जो हमारी आगे फूड सिक्योरिटी है उसको जो है वो थ्रेटन कर रहे हैं। लैंड का फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, वाटर टेबल कम हो रही है, इंडस्ट्रियल और हाउसिंग और सड़कों की नीड के लिए लैंड कम अवेलेबल होता जा रहा है। इसके बाद जो है क्लाइमेट चेंज तो हम सब जानते ही हैं। पेस्ट कंट्रोल बढ़ते चले जा रहे हैं, कहाँ तक आप जो है उनमें वो लगाएंगे, आप जो है वो पेस्टिसाइड्स। तो तमाम सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है और लैंड का जो है वो अवेलेबिलिटी और डेजर्टिफिकेशन बढ़ता जा रहा है। तो फूड सिक्योरिटी जो है वो हमारी बहुत ज़बरदस्त खतरे में है। और इसके अलावा किसान की अपनी समस्याएं हैं। सबसे पहले तो वही लैंड फ्रेगमेंटेशन की वजह से एक्सेस टू कैपिटल नहीं है। आज की जो
खेती है वो बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव हो गई है। मैकेनाइजेशन नहीं कर सकता किसान, उसके पास इतनी छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स हैं। इरिगेशन के साधन जो है वो अप्लाई नहीं कर सकता आसानी से। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट, स्किल्स चाहिए, उसके लिए इनपुट्स चाहिए, सबके लिए कैपिटल चाहिए। इन सब चीज़ों की कमियों की वजह से जो है वो हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है वो जो कि कम से कम 1.5-2 गुनी होनी चाहिए, और फूड प्रोडक्टिविटी तो कहीं कई गुना बढ़नी चाहिए। तो ये सब सफ़र कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है कि लोग बाग कहते हैं कि कारपोरेट फार्मिंग होनी चाहिए, उसमें बड़े बड़े जो है वो जिनके पास जो स्किल्स अप्लाई कर सकते हैं, उसमें साइंटिस्ट को लगा सकते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट को लगा सकते हैं, बड़े बड़े कारपोरेट उनको लेके आना चाहिए। वो कैपिटल लगा सकते हैं, वो फूड की साइकिल जानते हैं कि कब कौन सा जो है वो क्रॉप पैदा करनी है, कौन सी नहीं करनी है, उनमें नई नई टेक्निक लगा सकते हैं, उनकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो ये कारपोरेट का आना तो अब पता नहीं वो बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा, लेकिन वो बिग नो नो है, वो संभव नहीं है। उसके तमाम सारे कारण हमने जो है वो डिस्कस किए थे। तो इन सब को देखते हुए मैं एक बहुत ही सिंपल स्कीम लाया हूँ, और वो स्कीम वो है कि जिसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता। और जैसे मेरा दावा है कि ये जो है वो अच्छा, इसमें कोई फाइनेंशियल आउटगो नहीं है, कोई इसमें लेजिस्लेटिव एक्शन, कोई कानून नहीं बनाना है, जैसे कृषि कानून लाए थे वो सब वापस लेने पड़े, कुछ नहीं करना है। सिंपली जो है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है, और ये सभी के जो है वो सबकी समझ में आने वाला है। उसमें कोई बहुत बड़ी फारसी की आंत नहीं है। और इस सिंपल स्टेप से जो है वो हमारा पूरा एग्रीकल्चर जो सीन है, जो फार्मिंग सीन है, और जो एंटरप्रेन्योरियल सीन है, वो पूरा का पूरा कंट्री में बदल जाएगा। ये मेरा दावा है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, आप इसे मेरा अहंकार कह सकते हैं, लेकिन आप डिसाइड करें ये देखने के बाद एपिसोड कि ये कहाँ तक मेरा दावा जो है वो सच्चाई पे उस पर खरा पैमाने पे खरा उतरता है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा जो होल्ड बैक है या रोड ब्लॉक है ये एग्रीकल्चर रीस्ट्रक्चरिंग करने में, ये है जो है वो क्या नाम आपका स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। इंडिया में लैंड होल्डिंग्स इतनी छोटी हैं कि वो आप ना तो वहाँ इरिगेशन में कुछ आप ज़्यादा काम कर सकते हैं, ना उन किसानों को जो है वो आप उनके कॉम्पिटेंस लेवल बढ़ाना, नई साइंटिफिक टेक्निक इस्तेमाल करना, मैकेनाइजेशन करना। और आप मतलब इतनी छोटी छोटी लैंड होल्डिंग है कि आप उसमें जो है वो कुछ भी आप नया इनोवेशन या नई कोई चीज़ या कुछ आप उसमें एम्प्लॉय नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग कितनी छोटी है इसका मैं आइडिया आपको देता हूँ। हिंदुस्तान में करीब 12 करोड़ जो है लैंड होल्डिंग्स हैं, मतलब कि 12 करोड़ एक तरीके से अलग अलग किसान हैं। उसमें 5 करोड़ मतलब 42% जो लैंड होल्डिंग है वो 0.2 हेक्टेयर से भी कम की है। 0.2 हेक्टेयर का मतलब आप समझिए कि मुश्किल से आप कहें कि 3 या 4 बीघे या 5 बीघे भी नहीं, मुश्किल से 3 या 4 बीघे की लैंड होल्डिंग, 3-4 बीघे की लैंड होल्डिंग में तो लोगों के जो है वो घर बने हुए होते हैं। तो इतनी बड़ी लैंड होल्डिंग जो है आपकी 42% लैंड होल्डिंग इतनी पड़ी है। मैं तो मतलब इन लैंड होल्डिंग या इन प्लॉट्स को लंगोटी प्लॉट्स कहता हूँ, और उन किसानों को जो है वो लंगोटी बाबा, क्योंकि ऑफ कोर्स वो किसान सिर्फ लंगोटी पहन सकता है और कोई अच्छे कपड़े भी नहीं पहन सकता, उनकी स्थिति ये है। इसके अलावा 5 करोड़ के बाद 1 करोड़ लैंड होल्डिंग्स 0.2 से 0.5 हेक्टेयर हैं, 2.4 करोड़ लैंड होल्डिंग 0.5 से 1 हेक्टेयर हैं, और सिर्फ जो है वो आपकी 0. जो है वो 35 करोड़ मतलब 12 करोड़ में से 35 लाख, या आप कह लें कि 12 करोड़ में से 1 करोड़ लैंड होल्डिंग जो है वो 2 या 3 हेक्टेयर या 4 हेक्टेयर के साइज़ की हैं। जब किसान आप कह सकते हैं कि ये ठीक से खाना खा सकता है, इतनी बड़ी लैंड होल्डिंग है कि वो ये नहीं है कि महल बनवा लेगा या बच्चों को जो है इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा देगा, वो खाना खा सकता है बस। तो सिर्फ 12 करोड़ में से 1 करोड़ लैंड होल्डिंग इतनी है, और सिर्फ 0.5 करोड़ मतलब कि 50 लाख के करीब जो है 4 से 10 हेक्टेयर हैं की हैं, जो हालांकि ये 10 हेक्टेयर वाली लैंड होल्डिंग वहाँ पर है जहाँ पर जो है जैसे राजस्थान है, जो मालूम पड़ा कि उसकी 3/4 ज़मीन तो वो सिर्फ ऊसर है, या साउथ में बहुत सी जो है जो जहाँ पर यील्ड बहुत कम है,
बारिश होती नहीं है, इरिगेशन का कोई साधन नहीं है, वहाँ है ज़्यादातर। लेकिन फिर भी तो 4 से 10 हेक्टेयर की ऐसी जो है लैंड होल्डिंग सिर्फ 50 लाख हैं 12 करोड़ में से, जहाँ पर आप कह सकते हैं कि इस किसान को अगर कुछ ज्ञान दिया जाए, इस किसान की कॉम्पिटेंस लेवल बढ़ाया जाए, इसको मैकेनाइजेशन करने के लिए कहा जाए, लोन वोन दे के किया जाए, तो ये जो है नई टेक्निक्स का इस्तेमाल ये कर सकता है और अपना जो है जो वेस्ट में जो लेवल हैं या जो चाइना वगैरह में मैंने बताया उस लेवल तक अपना जो है वो एग्रीकल्चर यील्ड को ला सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़ी जो है वो जो नया जो लोग कहते हैं कि साहब ग्रीन रिवॉल्यूशन 2 होना बहुत ज़रूरी है या हो जाएगा, उसमें सबसे बड़ा रोड ब्लॉक जो है वो आपका ये लैंड होल्डिंग्स है। इसके बगैर जो है वो आप जो है वो ज़मीन में कोई इन्वेस्टमेंट करने की जो है इससे छोटा किसान सोच भी नहीं सकता। तो अब इस लैंड होल्डिंग को कैसे कंसोलिडेट किया जाए, तो सीधी सी बात जो प्रॉब्लम बताई उसके दिमाग में आपके सीधी सी बात किसी के भी ये आएगी कि इन लैंड होल्डिंग्स का कंसोलिडेट होना बहुत ज़रूरी है। तो वो कंसोलिडेट कैसे हो, इसके लिए क्या तरीका अपनाया जाए? तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप उसमें कोई ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते कि साहब ज़बरदस्ती आप कहें किसानों को कि जो है तुम कोऑपरेटिव बना लो और साथ में काम करो, और कोई बहुत बड़ा डिसरप्शन भी नहीं होना चाहिए उसमें बड़ा। आप जानते हैं कि इतना सेंसिटिव मैटर है कि इसमें कोई किसी भी तरीके की जो है वो आप वॉलंटरी भी अगर कोई बहुत से मेजर्स लाएं, जैसे गवर्नमेंट लाई थी अभी किसान जो एग्रीकल्चर लॉज लाई थी, उसमें किसी से कहीं कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, लेकिन फिर भी उसका इतना विरोध हुआ और इतने दिन बवाल चलता रहा और उसकी वजह से पूरा हिला के एनसीआर रख दिया और मोदी गवर्नमेंट भी जो है वो लड़खड़ा गई कि जो है वो वापस लेने पड़े। तो वॉलंटरी जब करने पर जो है ये सब बवाल इतना हुआ, तो आप ज़बरदस्ती का तो कोई सवाल नहीं होता। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें आप जो एक कारपोरेट फार्मिंग कहलाती है, कारपोरेट फार्मिंग, तो वो इस टाइप की चीज़ें जो है वो ये शब्द इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, ना उस तरीके की जो है वो टेक्निक या उस तरीके का कोई सिस्टम जो है वो लाना बहुत मुश्किल है। इसमें अडानी अंबानी और ये टाइप के जो लोग हैं या और जो बड़े बड़े जो कैपिटलिस्ट हैं, चाहे वो टाटा बिरला कह लें पुराने ज़माने के, चाहे आज अडानी अंबानी कह लें, इन सब का जो है वो कोई रोल होने की कोई गुंजाइश नहीं है। जो कंसोलिडेशन जो हो वो सिर्फ जो है वो फार्मिंग कम्युनिटी की तरफ से, उसी में जो निकासू जैसे कहते हैं कि जगह या आगे बढ़ के काम करने वाले जो उसमें हैं लोग जो स्मार्ट और तेज़ और जो कुछ कर गुजरने की रखते हैं, लेकिन वो कॉन्स्ट्रेंट हैं अभी, उन्हें खेती तो आती है या खेती में कुछ करने की तमन्ना है, लेकिन उनके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है अवेलेबल कि वो उसको जो है वो अपनी जो एनर्जी है और स्किल है उसको जो है डिप्लॉय कर सकें। तो लेकिन वो होना जो है वो मेनली जो है वो सिर्फ जो है एग्रीकल्चर कम्युनिटी की तरफ से ही ये कंसोलिडेशन या लैंड की जो रीस्ट्रक्चरिंग है या एग्रेरियन रिलेशन में जो बदलाव है, ये वही इन्वॉल्व होने चाहिए, ना कि कोई बाहर से आने वाली कोई एजेंसी, कोई बिजनेसमैन, कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन या कारपोरेट, वो सब होना चाहिए। तो ये कैसे होगा ये मैं आगे आपके सामने। तो दोस्तों हमने देखा कि नए एक एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन लाने के लिए, किसानों की हालत बेहतर करने के लिए और फूड इनसिक्योरिटी को जो है वो विवाफ करने के लिए, माल न्यूट्रिशन ख़त्म करने के लिए जो अभी चल रहा है, उसके लिए जो है वो लैंड की रीस्ट्रक्चरिंग, छोटी छोटी होल्डिंग्स को, जहाँ मुश्किल से 10% भी लैंड होल्डिंग्स ऐसी नहीं है जो नई टेक्निक हैं, चाहे वो सीड्स हों, चाहे वो पेस्टिसाइड्स हों, चाहे मैकेनाइजेशन हो, चाहे इरिगेशन में जो तमाम जो है टेक्निक आई हैं, या प्लांट्स को फीड देने की जो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह देने की टेक्निक्स आई हैं, ये सब वो एम्प्लॉय कर सकें। 10% भी नहीं है, तो वहाँ पर लैंड होल्डिंग को जो है कंसोलिडेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब इसमें बात सबसे पहले आती है कि कोऑपरेटिव फार्मिंग होनी चाहिए, लेकिन बहुत से फैक्टर्स हैं जिसके डिटेल में यहाँ जाना कोई ज़रूरत नहीं है।
कोऑपरेटिव फार्मिंग जिसमें कि सब फार्मर्स मिलके जो है कोऑपरेट करें, उसके बाद उसमें रिसोर्सेज को अपने जो है डालें, कोऑपरेट करें, उसके बाद लेबर अपनी उसमें डालें, कोऑपरेट करें, फिर उसका जो प्रोड्यूस होता है उसको बांटें। ये सब इंडिया में जो है वो, इंडिया क्या ज़्यादातर कंट्रीज़ में पॉसिबल नहीं है, तो कोऑपरेटिव फार्मिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसके बाद आती है कि जो है वो लैंड लीज पे देना। अब हमने देखा कि जो है लैंड लीज पे कौन अदरवाइज़ वैसे ले सकता है, जनरली स्पीकिंग वो बड़े बड़े कारपोरेट ले सकते हैं, जो कि पहले इंटरेस्टेड भी थे, अडानी अंबानी छोड़िए और भी छोटे छोटे उनके मुकाबले, लेकिन किसान किसी पे जो है वो भरोसा करने को तैयार नहीं है। वो दरअसल किसान को इतना चीट किया जाता है डेली बेसिस पे, और इतना वो चीट हो चुका है, जहाँ जाता है उसको, चाहे वो बीज खरीदने जा रहा हो, चाहे वो खाद खरीदने जा रहा हो, चाहे वो अपना प्रोड्यूस बेचने जा रहा हो, चाहे वो प्राइवेटली अपना लोन उठा रहा हो, हर जगह इतनी चीटिंग होती है किसान के साथ कि जो है वो किसी पे इस तरीके से विश्वास करना संभव नहीं है। तो फिर एक ही रास्ता रह जाता है कि जो है वो एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन किसान एंटर करे एक पार्टी के साथ, और उसकी जो काउंटर गारंटी है, क्योंकि ऐसे किसान को भरोसा नहीं है कि किसी को उसने जो है वो लॉन्ग टर्म कोई शॉर्ट टर्म लीज जो पे लेगा, जो लेते हैं, जैसे कहते हैं अभी बटाई पे चलना है, ठेके पे चलना, वो उसमें कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। उसको मालूम है कि आज जो है इसने मुझे दिया है बटाई पे और कल को किसी और को दे दे, और या ठेके पे दिया है कल को किसी और को दे देना। वो इरिगेशन में जो है लॉन्ग टर्म कोई प्लानिंग कर सकता है, और कोई बड़ा जो है जो एक इन्वेस्टमेंट करने लायक कोई अगर पार्टी है तो वो ऐसे छोटे छोटे लोगों से वो करेगी, और उसके बाद उसमें से कोई भी जो है आउट हो गया, उसने एक मालूम पड़ा बड़ा प्लॉट बनाया, और उसको वो क्या करेगा, फिर वो उसको प्लॉट कहाँ से देगा, और उसका सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। और ऐसे ही किसान का है कि अगले ने लिया और वो किसी एक दिन छोड़ के पतली गली से चला गया बगैर पेमेंट किए हुए, उसकी ज़मीन को और खुर्द बुर्द कर गया, तो वो भी लॉन्ग टर्म किसी जो है वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करेगा ऐसे आदमी से, जो कि वही, जबकि वही कैपेबल होगा कि उसमें कुछ इन्वेस्ट करे। तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जिसमें गवर्नमेंट जो है उसकी काउंटर गारंटी दे, ये एक जो है इसका वे आउट, और ओनली एंड ओनली वे आउट है। हालांकि गवर्नमेंट में जो है वो गवर्नमेंट से भी हर जगह किसान मार खाता है, उसके जो है कर्मचारी पटवारी से लेके वो तहसीलदार और सब जो है उसे चीटिंग करते हैं, लेकिन स्टिल गवर्नमेंट में कुछ हद तक फेथ बाकी है। और उसके बाद ये है कि उसमें उसको अगर चीज़ें जो उसको बेनिफिट मिलने हैं वो अगर उसको गवर्नमेंट उसकी गारंटी ले ले कि अगर अगली पार्टी जो है वो अपने ऑब्लिगेशन पूरी नहीं कर रही है तो गवर्नमेंट पूरे करेगी, तो वो उस पर विश्वास कर सकता है। तो यही एक सिस्टम जो है मैं आपको सामने प्रपोजल रख रहा हूँ, और जो मेरे हिसाब से जो है एग्रेरियन रिलेशंस और लैंड रिस्ट्रक्चरिंग, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, जो कि जो है वो जिसे कहते हैं साइन क्वा नॉन है, जो बिल्कुल एब्सोल्युटली इंडिस्पेंसिबल है खेती में तरक्की के लिए और किसानों की खुशहाली जो बदहाली की स्थिति है उसे दूर करने के लिए, वो कैसे हो सकता है, ये मैं प्रपोजल आपके सामने रख सकता हूँ। तो सबसे पहले तो यह कि जो गवर्नमेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे, उसमें चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, उसको एक तरीके से कहा जाए कि जो है वो इस सिस्टम को ओवरलुक करेगा, वो नोडल ऑफिसर रहेगा, और उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो नया सिस्टम जो है वो मैं आपको आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। उसके बाद जो है एक पार्टी अगर जो है वो लैंड लीज पे लेना चाहती है, सपोज 20 किसानों से जो है वो लेना चाहती है, 50 किसानों से लेना चाहती है, उससे वो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसमें कोई गवर्नमेंट की तरफ से फोर्स नहीं होगा, कोर्सन नहीं होगा, कोई परसुएशन नहीं होगा, वही वो परसुएट करेगी किसानों को कि जो है वो ये साहब ये 50 किसान हैं जो हमें लैंड अपनी लीज पे 10 साल 15 साल 5 साल 20 साल के देने के लिए तैयार हैं, और ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसको मैं पूरी करने को तैयार हूँ। तो वो पार्टी परसुएट करेगी किसानों को, जो है उनको जो है रिटन में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट देगी, और क्या उसके ऑब्लिगेशन है क्या है, ये सब उस पार्टी की जिम्मेदारी होगी। उसके बाद जो है वो कम से कम जो है 10 हेक्टेयर का जो है कॉन्टिग्यूस लैंड है, वो मिनिमम लैंड पैकेज जो है वो ये एक
प्रपोजल है, ये 20 हेक्टेयर भी गवर्नमेंट इसको कर सकती है, 5 हेक्टेयर भी कर सकती है, लेकिन एक मैं कह रहा हूँ कि एक होना चाहिए लैंड की जो कंडीशन है या लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है उसको देखते हुए। सपोज ये राजस्थान में या कर्नाटक में ये 20 हेक्टेयर या 50 हेक्टेयर भी हो सकता है, और हरियाणा, पंजाब या यूपी में जो है जो उपजाऊ एरिया है वहाँ वो 8 एकड़ भी हो सकता है, या 5 हेक्टेयर भी हो सकता है, या 8 हेक्टेयर भी हो सकता है। तो ये एक किसान लेके एक जो एंटरप्रेन्योर है, जो मैं समझता हूँ कि जनरली किसानों के बीच से ही जो इकासू या थोड़े से रिसोर्सफुल हैं, निकासू लोग हैं, वो लेके आएंगे। बाकी शहर से भी कोई ला सकता है इसको, वो लाएगा और वो किसानों को परसुएट करके एक प्रपोजल जो है वो सीडीओ के पास लाएगा। इसके बाद मिनिमम ड्यूरेशन का भी एक होना चाहिए कि जो है गवर्नमेंट की भी एक इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मिनिमम ड्यूरेशन, तो से मिनिमम ड्यूरेशन 7 साल है या और मैक्सिमम 15 साल तक है। या प्लांटेशन वगैरह के केस में जहाँ की बहुत टाइम लगता है वो 25, 30 और या 40 साल तक भी हो सकता है। जैसे कोकोनट का प्लांटेशन है, टी कॉफ़ी प्लांटेशन है, इन सब में जो है वो एक पीरियड एक निर्धारित गवर्नमेंट कर सकती है कि मिनिमम पीरियड या मैक्सिमम पीरियड इतना होना चाहिए। इसके बाद जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग या डिलेड एन्युटी मॉडल डिप्लॉय किया जा सकता है। जैसे कि उसमें एक बाई एनुअल पेमेंट जो है गवर्नमेंट कर सकती है कि ये एक सिस्टम देगी किसान को बेटर कॉन्ट्रैक्ट और एक जो है वो फुल प्रूफ कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, जिसमें कि चीटिंग संभव ना हो, बाई एनुअल पेमेंट हो। उसके बाद एस्केलेटरी क्लॉज ऑफ कोर्स होंगे। इसके बाद जो है वो जैसे सपोज एक एकड़ की किसी की लैंड होल्डिंग है किसान की, वो अपनी ज़मीन ऑफ़र कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट में कि 40,000 रुपये से सपोज एनुअल पेमेंट मिलेगा 6% पर एनम इंक्रीज के साथ। तो उसमें उस केस में वो जो है 6 मंथली जो है वो बाई एनुअल 6 मंथली पेमेंट पाएगा। उसमें जो है बाई एनुअल पेमेंट के अलावा एक अपफ्रंट पेमेंट का भी एक हो सकता है कि साहब जो है वो एक एडवांस पेमेंट 6 महीने का जो है वो चलेगा उसका। इसके बाद जो पार्टी जो लीज़ पर लेगी ज़मीन, कॉन्ट्रैक्ट करेगी किसानों के साथ, और उसके बाद सीडीओ के पास जाएगी और सीडीओ उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करेगा और गवर्नमेंट की गारंटी के तरीके से उसमें होगी। तो जो है वो जो उसका एनुअली कॉन्ट्रैक्टेड अमाउंट है, सपोज अगर वो एनुअली कॉन्ट्रैक्टेड अमाउंट उसका किसानों को जो है उसका 1 करोड़ रुपए है, सपोज 200 एकड़ की उसने लैंड लीज़ की और उसका 1 करोड़ रुपए एनुअल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट है, तो वो 1 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के पास वो बतौर सिक्योरिटी वो जमा करेगा। और अगर सपोज कम है, 100 एकड़ है तो 50 लाख, या 20 एकड़ है तो 20 लाख, या जैसा भी है वो, लेकिन 1 साल का जो है वो एडवांस गवर्नमेंट के पास जमा करेगा। वो हमेशा एडवांस उसका बना रहेगा, और जो उसके डिफ़ॉल्ट या डिले के केस में गवर्नमेंट जो है जिसका सीडीओ नोडल ऑफिसर होगा वो किसान को जो है वो पेमेंट करेगी। और अगर जो है वो जो डिपॉजिट उसका 1 करोड़ से नीचे आता है, सपोज जो मैंने बताया 100 करोड़ के केस में, तो जो है वो गवर्नमेंट जो है वो लीज कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको जो है एब्रोगेट करने की प्रक्रिया शुरू कर देगी, एक नोटिस देते हुए या टाइम देते हुए। इसके अलावा जो है वो पार्टी जो है जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है उसका जो है वो जो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट है उसका कम से कम जो है 6 मंथ वर्थ ऑफ पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट को जो है उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए, और इसके लिए कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है या पार्टी बीच में भाग जाती है तो लैंड को ओरिजिनल कंडीशन में जो है रेस्टोर करने के लिए, लैंड की मैपिंग के लिए, वापस किसानों को देने के लिए, पहले शुरुआत में किसानों से लेने के लिए जो पटवारी मैपिंग करेगा उसकी, उसके बाद जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद जो है फिर से मैपिंग करके वापस देने के लिए, और अगर वो ज़मीन की ओरिजिनल कंडीशन में लौटाने के लिए, जैसी भी ओरिजिनल कंडीशन थी, अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट कोई कंस्ट्रक्शन कर लिया है जो कि ऑफ कोर्स किसानों की सहमति से होगा, तो वो उसको वापस कंडीशन में लौटाने के लिए वो 6 मंथ का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट को बतौर फीस वो पार्टी देगी। तो जब ये सीडीओ अपनी स्क्रूटनी, अप्रूवल और रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लेगा तो ये कम से कम 6 महीने पहले जो कॉन्ट्रैक्ट शुरू होना है, 6 महीने पहले ये सब चीज़ें प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसके बाद ये सीडीओ और जो है डिस्ट्रिक्ट के डीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उस लैंड को जो है वो मैपिंग करके और
जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन वगैरह चाहिए वो उसे दे के, और कम से कम जो है जब फसल शुरू करनी है, क्रॉपिंग शुरू करनी है, उस पर बीज उससे 3 महीने पहले कम से कम वो ज़मीन जो है वो उसको जो है वो ये सब काम कर दे, और ज़मीन हैंड ओवर होने से 3 महीने पहले ये सब चीज़ें करके दे, जिससे कि पार्टी जो है एश्योर हो सके। और जो रिक्विजिट अरेंजमेंट्स हैं उसको मैकेनाइजेशन करना है, उसको जो है वो और पार्टियों को कॉन्ट्रैक्ट देना है, सपोज उसको ग्रीन फार्मिंग करनी है या और कुछ करना है, ये सब कर ले, ये सीडीओ और डीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी की। जब पार्टी वो पैसे जमा कर देगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट है वो गवर्नमेंट के पास किसानों के पेमेंट के लिए जमा कर देगी एडवांस में। 6 महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट है वो बतौर गवर्नमेंट की फ़ीस वो जमा कर देगी। तब जो है ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, डीएम और सीडीओ की कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो ज़मीन को हैंडओवर मैपिंग करा दें, और हैंडओवर फसल शुरू होने से पहले 3 महीने पहले हैंडओवर करने की प्रक्रिया, मतलब कि वो फसल जब 3 महीने जब उसका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड शुरू हो तो उसको जो है वो लैंड जो है वो बिल्कुल रेडी कंडीशन में मिले। तो ये अगर जो है कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड हो गया है और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड चालू हो गया है, रजिस्टर्ड हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो कोई फार्मर जो है अपनी ज़मीन कॉन्ट्रैक्ट पीरियड से पहले नहीं ले सकता वापस। उस किसान को बहुत ज़रूरत है, ज़मीन बेचनी है, उसको वहाँ से जाना है, या कोई और कारण है, उसके यहाँ शादी बारात या किसी की चीज़ के लिए, तो वो या तो वो वही जो जिसने जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है वो ख़रीदने को तैयार हो, जो भी रेट आपस में डिसाइड हो या जो मार्केट रेट है, और या फिर कोई थर्ड पार्टी उसे ख़रीदे जो कि उसको रिप्लेस कॉन्ट्रैक्ट में करने के लिए तैयार हो। वो एज सच उसे वो अगर एक बड़ा प्लॉट बन गया है सपोज 50 हेक्टेयर का या 20 हेक्टेयर का, अब वो किसान चाहे कि उसका प्लॉट मैप करके बीच में अगर है वो उसको वापस दे दिया जाए, ये वो संभव नहीं होगा। वो उस पार्टी को अपनी ज़मीन बेच सकता है, या कोई थर्ड पार्टी उसको रिप्लेस करने के लिए तैयार है कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो जो है वो उसको बेच सकता है। अगर जो है कॉन्ट्रैक्ट में फॉरबिड नहीं किया गया है, स्पेशली फॉरबिडन या रोका नहीं गया है, तो पार्टी जो है वो क्वासी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो है कर सकती है, जैसे फूड प्रोसेसिंग कर सकती है, एनिमल हस्बेंड्री कर सकती है, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशरीज वगैरह कर सकती है। तो और अगर परमानेंट स्ट्रक्चर कोई खड़ा करना है तो जो है वो उसका कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होगा, और एक से थोड़ा परमानेंट स्ट्रक्चर ऑफ कोर्स उसे अलाउ होगा कि ज़मीन के 5% या 7% या 8% पे अपने रहने वालों के लिए बनाने के लिए, या ट्यूबवेल वगैरह या और स्टोर वगैरह बनाने के लिए जो मैकेनिकल इक्विपमेंट्स होंगे वो उसको अलाउ होगा। उसके अलावा अगर उसे कोई 5-7% जो मिनिमम है उसके अलावा अगर उसको और स्ट्रक्चर बनाना है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होगा, या बाद में किसानों से एक कॉन्ट्रैक्ट का जो है वो एक आगे उसकी जो है ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्ट बन के कर ले। लेकिन अदरवाइज़ वो ऐसे इरिगेशन नहीं कर सकता। जो पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट लेगी वो सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी इरिगेशन के लिए वो जो है वो एलिजिबल नहीं होगी, और फर्टिलाइज़र भी जो है वो एक सर्टेन क्वांटम के बाद जो है वो फर्टिलाइज़र भी उसको जो है सब्सिडाइज रेट पे नहीं होंगे, वो उसको मार्केट रेट से ही करना होगा। तो ये जो प्रोविज़न है ये उसको जो है वाटर सेविंग टेक्निक वगैरह, अगर इरिगेशन पे जो उसको सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती है तो इरिगेशन में वाटर सेविंग टेक्निक वगैरह इस्तेमाल करने में जो के लिए इंसेंटिव होगा। अगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो गवर्नमेंट अगर दे रही है, आगे देती है किसानों को, छोटे किसानों को, जैसे कि आज की तारीख में भी जो है वो 500 रुपये महीने या हर क्वार्टरली उसको 2000 रुपये महीने मिलते हैं, तो वो जो है जो किसान है ओरिजिनल वो उन्हीं को मिलेंगे। वो उस पार्टी को वो पैसा जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे लेती है वो नहीं मिलेगा। जो ओरिजिनल किसान है उनको एज इट इज़ जो है वो मिलता रहेगा, वो अफेक्टेड नहीं होगा। ना इस बात पे अफेक्टेड होगा कि किसान ने चूँकि कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है पार्टी को तो उसको वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र नहीं अलाउड होगा। ये नहीं होना चाहिए, ये और पार्टी को भी नहीं मिलना चाहिए, वो किसान को एज इट इज़ मिलता रहेगा। ये प्रपोजल सिंपल सा, बहुत सिंपल सा प्रपोजल है। सिर्फ इसमें यह है कि ना तो कारपोरेट उसमें घुसना है, ना इसमें जो है वो क्या नाम कोई कोऑपरेटिव फार्मिंग का चक्कर है, ना कोई जो है वो एक ऐसी पार्टी लैंड जो लीज लेगी जो किसी भी टाइम जो है वो छोड़ के भाग जाए।
और कोई पार्टी जो होगी जिसको कि लैंड में बाकायदा इन्वेस्टमेंट करना है, उसे सीरियसली लेना है चीज़ों को, उसको नई नई टेक्निक इस्तेमाल करनी है, वो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को एंटर नहीं करेगी कि किसान जब चाहे अपनी लैंड कोई वापस ले ले बीच में से, तो वो भी नहीं करेगी। तो उससे जो आजकल का सिस्टम है, लोग कहेंगे कि ये इसमें नया क्या है, ये सिस्टम पहले भी चल रहा है, लेकिन उस सिस्टम में सिर्फ वो बटाईदारी हो सकती है, उसमें लैंड में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। फिर डिस्प्यूट का चक्कर है कि उसने मान लिया एक जो है वो जिसमें कि अगर एक गवर्नमेंट काउंटर गारंटर नहीं है तो वो डिस्प्यूट खड़ा हो गया, एक एग्रीमेंट भी अगर किया है 5 साल का 7 साल का, तो अब आप जाइए कोर्ट में लड़ते रहिए। वो किसान कह रहा है कि मेरी ज़मीन वापस करो, वो कह रहा है कि ये 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, उसने किसान ने केस कर दिया, वो फंस गया, कोर्ट से स्टे आ गया। तो वो ये डिस्प्यूट जो है इसमें नहीं होंगे, और दूसरे जो है इन्वेस्टमेंट भी होगा, और किसान को गारंटी रहेगी कि जो है वो उसको जो भी कॉन्ट्रैक्ट में चीज़ें हैं जिसके लिए वो एग्री किया है, वो उसका काउंटर गारंटर जो सीडीओ या गवर्नमेंट है, और उसको जो है वो नुकसान नहीं होगा। एटलीस्ट 1 साल का एडवांस जमा है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ी भी होती है तो 1 साल तो उसका पैसा मिलेगा, इस बीच में उसको ज़मीन अपनी वापस मिल जाएगी। तो ये बहुत थोड़ा सा चेंज है, और एकदम से जो है इसमें मैं समझता हूँ कि जो है वो पूरी जो है एग्रीकल्चर की रिस्ट्रिक्शन का जो है पूरा इसमें राज छुपा हुआ है। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने देखा कि एक जो कितनी बड़ी समस्या है, और जो हम एक छोटा सा स्टेप जिसमें कि जो है वो ना कोई फाइनेंशियल कोई इम्प्लीकेशंस हैं, ना कोई बहुत बड़ा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अलग से तैयार करना है, ना सब्सिडी देनी है, और ना कोई लेजिस्लेशन में जो है कानून में कोई बदलाव लाना है जिसका कि बहुत विरोध हो, और कोई ज़्यादा बहुत सोच विचार भी नहीं करना है, और इसमें किसी को कोई किसी भी क्वार्टर से कोई जो है कोई विरोध का स्वर उठने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये किसी को भी हर्ट नहीं कर रही है, और सबको जो भी इन्वॉल्व पार्टियां हैं सभी को फ़ायदा पहुंचा रही हैं। तो कैसे एक छोटे से स्टेप से जो है वो अचानक जो है वो पूरा लैंडस्केप जो हमारा एग्रीकल्चर का है उसको जो है वो एक नई डायरेक्शन दी जा सकती है, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, उसमें नई एनर्जी और डायनामिज्म भरी जा सकती है। अब अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि जो ये प्रपोजल है मेरा, अगर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया, और इसमें कोई मैं नहीं समझता कि इम्प्लीमेंट करने में किसी को क्या दिक्कत हो सकती है, तो उसके और तमाम क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्योंकि इसके बेनिफिट वास्तव में अगर देखा जाए और डीपली देखा जाए तो बहुत वास्ट इसके बेनिफिट मेरे हिसाब से, जहाँ तक कि मेरा विचार है, होने इसके बहुत ही ज़्यादा वास्ट इसके इम्प्लीकेशंस हैं, बेनिफिट हैं। तो हम अगले एपिसोड में वो उन बेनिफिट्स पर हम विचार करेंगे, और इस जो सीरीज़ है अभी हमारी है ये एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस से रिलेटेड, उसको कंक्लूड करेंगे।